ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व युवा कौशल दिवस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे। 5 वर्ष पहले इसी दिन कुशल भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इस अवसर पर एक डिजिटल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। कुशल भारत मिशन युवाओं को विभिन्न कौशल में सक्षम और सशक्त बनाने की भारत सरकार की पहल है, ताकि उन्हें रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिल सकें। कुशल भारत मिशन के तहत विभिन्न पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता तंत्र के तहत उद्योग और सरकार से मान्य हैं और मानक क्षेत्रों से संबंधित हैं। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवाओं में तकनीकी विशेषज्ञता का विकास होता है और कंपनियों को कार्य विशेष के लिए उनके प्रशिक्षण में निवेश नहीं करना पड़ता। भारत और यूरोपीय संघ वर्चुअल शिखर बैठक आज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन 15वीं शिखर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शिखर बैठक में राजनीतिक और सुरक्षा संबंध, व्यापार तथा निवेश और आर्थिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग की समीक्षा की जाएगी। कोविड-19 महामारी और अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श की संभावना है। भारत और यूरोपीय संघ की यह 15वीं शिखर वार्ता अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों ही पक्षों के बीच पहली शिखर वार्ता सन 2000 में हुई थी। विश्व के बदलते परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय संघ द्वारा भारत के साथ संबंध और अधिक सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से भी यह शिखर सम्मेलन अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जहां एक ओर यूरोपीय संघ भारत जैसे मजबूत देश के साथ अत्यधिक प्रभावी साझेदारी पर बल दे रहा है, वहीं भारत सुरक्षा, व्यापार और कोरोना महामारी से निपटने के लिए दोनों ही पक्षों के बीच साझेदारी जैसे मुद्दों पर अहम चर्चा पर बल दे रहा है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन से पहले यूरोपीय संघ के दूत यूगो अस्तुतो ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि कोविड महामारी के बाद के वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि ने बताया कि आर्थिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षवाद और कोविड संकट के बाद की कार्रवाई पर भी बैठक में विचार विमर्श होगा। श्री अस्तुतो ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मजबूत संबंध है तथा दोनों पक्षों की कोविड महामारी से एकजुट संघर्ष की प्रतिबद्धता को देखते हुए सम्मेलन का महत्व और बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन में भविष्य के संबंधों की रूपरेखा तय करने के लिए नए सहयोग के एजेंडे पर विशेष रूप से विचार होगा। श्री अस्तुतो ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ जलवायु परिवर्तन से लेकर सुरक्षा तथा वैश्विक शांति तक अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने विभिन्न मंचों पर भारत और यूरोपीय संघ की भागीदारी और विकसित होने का विश्वास व्यक्त किया। राजस्थान में राजनीतिक संकट बरकरार है। राज्य मंत्रिमंडल से सचिन पायलट, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को हटाने के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्ताव को राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वीकार कर लिया है। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद से तथा विश्वेंद्र सिंह को पर्यटन मंत्री और रमेश मीणा को खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री पद से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने आरोप लगाया कि पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस इकाई में राजनीतिक संकट तब और गहरा गया जब सचिन पायलट को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उनकी जगह गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसके बाद विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि राज्य सरकार बहुमत खो चुकी है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मंत्रिमंडल का विस्तार करने से पहले विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना चाहिए। कल शाम 7:30 बजे राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उसके बाद 8 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने मंत्रियों को राज्य के ताजा घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नीति आयोग के प्रमुख कार्यक्रम अटल नवसृजन मिशन के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों और साझेदारों की मदद से कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्टार्टअप्स को सहायता दी गई है। इस संबंध में अटल नवसृजन मिशन द्वारा आयोजित कई वर्चुअल कोविड-19 प्रदर्शन दिवसों का सिलसिला कल संपन्न हुआ। ये पहल बायोटेक्नोलॉजी विभाग और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग जैसे सरकारी संगठनों के सहयोग से की गई। एक बयान में नीति आयोग ने कहा है कि महामारी के उपचार, रोकथाम और इसमें मदद से संबंधित विभिन्न प्रकार के
1000 से अधिक स्टार्टअप्स के मूल्यांकन के लिए 2 दौर आयोजित किए गए। इनमें से वर्चुअल कोविड-19 प्रदर्शन दिवसों में प्रदर्शन के लिए 70 स्टार्टअप्स का चयन किया गया। इनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ साथ और भी कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। चिकित्सा उपकरणों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों PPE और स्वच्छता से संबंधित तकनीकी समाधानों के लिए मिशन के निदेशक आर रमणन के नेतृत्व में 9 प्रदर्शन दिवसों का आयोजन किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि भारत ने कोविड-19 के टीके विकसित करने का प्रयास तेज कर दिया है और यह मानवों पर परीक्षण के चरण में है। ICMR ने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी मानी जाता है और पूरी दुनिया में 60% टीके की आपूर्ति यहीं से होती है। दिल्ली में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि जल्द से जल्द वैक्सीन विकसित करने की प्रक्रिया में तेजी लाना हमारा नैतिक दायित्व है और इसे आचरण संबंधी कोई समझौता किए बिना पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता लाने के लगातार प्रयासों पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियानों में मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी का ध्यान रखने पर खासतौर पर जोर दिया जाना चाहिए। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोविड-19 संक्रमण में तेज बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। 152 नए मरीजों के साथ ही लखनऊ में कोविड मरीजों की संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा 1591 हो गई है। जिला प्रशासन की तरफ से संक्रमण को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें मरीजों के संपर्कों की पहचान के साथ ही सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन किया जाना शामिल है। सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिए 80 टीमें तैनात की गई हैं। इस बीच 182 नए मामलों के साथ गाजियाबाद में सक्रिय मामलों की संख्या 1295 हो गई है। वहीं 778 मामले मंगलवार को सामने आने के बाद गौतम बुद्ध नगर नोएडा में इस समय 851 केस हो गए हैं। प्रदेश में कल 778 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए और कुल डिस्चार्ज मरीजों की संख्या इस समय 24,981 है। देश भर में भले ही उत्तर प्रदेश कुल कोविड मामलों के हिसाब से 6ठे नंबर पर है, लेकिन नमूनों की जांच में वो 3रे नंबर पर है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE आज दोपहर 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। वेबसाइट cbseresults.nic.in, cbseresults.nic.in या results.nic.in पर भी परीक्षा परिणाम देखे जा सकते हैं। विद्यार्थियों को SMS के जरिए उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भी परिणाम भेजे जाएंगे। मोबाइल नंबर 7738299899 पर जरूरी विवरण के साथ SMS भेजकर भी नतीजे प्राप्त किए जा सकते हैं। परीक्षा परिणाम टेलीफोन नंबर 011243000699 पर इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। विद्यार्थी उमंग ऐप और umang.gov.in पर भी परिणाम देख सकते हैं। उमंग ऐप पर डिजिलॉकर एप्लीकेशन से मार्कशीट और अन्य डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेज देखे जा सकते हैं। डिजिटल मार्कशीट, माइग्रेशन और कौशल प्रमाण पत्र भी डिजिलॉकर में उपलब्ध रहेंगे। डिजिलॉकर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवा मामलों और खेल विभागों के राज्य मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। ये बैठक 2 दिन के सम्मेलन का पहला हिस्सा था। सम्मेलन में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कोविड-19 के बाद खेल गतिविधियां शुरू करने की कार्ययोजना साझा करेंगे। इस अवसर पर श्री रिजिजू ने राज्यों से नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के बारे में जागरूकता पैदा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने सभी राज्यों में जमीनी स्तर के खेलों को बढ़ावा देने और ओलंपिक स्तर का प्रशिक्षण देने के लिए मंत्रालय के कदमों की सराहना की है। खेल मंत्री ने कहा कि देश के सभी जिलों में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाने से न केवल स्थानीय प्रतिभाओं को फायदा होगा बल्कि खेल संस्कृति भी विकसित होगी। असम में बाढ़ की विभीषिका से राहत नहीं है। 28 जिलों के लगभग 33 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 59 हो गई है। 45,000 लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। नौगांव, मोरीगांव, धुबरी, बारपेटा और गोलपाड़ा पर बाढ़ का सबसे अधिक असर है। स्थानीय प्रशासन, राज्य आपदा मोचन बल और केंद्रीय आपदा मोचन राहत बल तथा बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल कल ऊपरी असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क सहित विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों में भी पानी भर गया है।
अमेरिकी सरकार अब उन विदेशी विद्यार्थियों को वापस नहीं भेजेगी जिनके पाठ्यक्रम कोरोना वायरस महामारी के कारण पूरी तरह से ऑनलाइन चलते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की संबंधित नीति की घोषणा के लगभग एक हफ्ते बाद ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।